नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम में, आज के इस संवाद में हम एक पॉलिटिकल ईयर एंडर कर रहे हैं 2025 का। भारत में क्या राजनीतिक घटना चक्र किस तरह से घूमा, क्या प्रमुख घटनाएं हुई, उनका क्या निष्कर्ष निकालें, किसका पलड़ा भारी रहा और कौन कमजोर रहा। जो भारी रहा या पावरफुल हुआ वो कितना ज्यादा आगे शक्तिशाली दिख रहा है और आगे की संभावनाएं क्या हैं 2026 के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ूं, 2025 का लेखा जोखा, राजनीतिक लेखा जोखा आपके सामने पेश करूं। उससे पहले आपसे अनुरोध कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। तो 2025 का राजनीतिक लेखा जोखा हम बताएं आपको, उसके बारे में चर्चा करें। उससे पहले आवश्यक है कि एक बार जरा एक नजर 2024 पे डालें। 2024 एक माइलस्टोन ईयर था पिछले एक दशक की राजनीति में। लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, जिसमें बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही थी वो 240 पे सिमट गई थी। मतलब अपने बलबूते पे मेजॉरिटी नहीं ला पाई थी। और कांग्रेस और विपक्ष जो लगातार कमजोर हो रहे थे एक दशक से, उनमें एक सडनली नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा दिखी थी और संख्या गणित भी इस ओर इशारा कर रही थी। कांग्रेस लगभग 100 के करीब पहुंच गई थी, विपक्ष मजबूत दिख रही थी, सरकार बैसाखियों में दिख रही थी, एनडीए सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की। लेकिन लोकसभा चुनाव के समापन के फौरन बाद ही जो लगातार विधानसभा चुनाव हुए, सबसे पहले हरियाणा में हुआ, फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड में हुआ। सिवाय झारखंड के, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों चुनाव बड़े दमखम के साथ और बड़े कन्विक्शन और कन्विंसिंगली एनडीए ने जीता, बीजेपी के नेतृत्व में। और 2025 के शुरुआत में वही सिलसिला जारी रहा। फरवरी में दिल्ली का चुनाव जीती बीजेपी और फिर साल के आखिर में नवंबर में एनडीए ने बिहार का चुनाव जीता, जहां नंबर 1 पार्टी बिहार में एक बार फिर बीजेपी बनी और रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार फिर चीफ मिनिस्टर बने। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हम देख रहे हैं कि 240 का जो आंकड़ा था 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, उसकी छवि एकदम से धूमिल पड़ गई। वो तो एकदम से स्थिति जैसे पलट गई। अब किसी को ये सरकार कमजोर नजर नहीं आती और विपक्ष जो एक नए दमखम, ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ दिख रहा था मैदान में, वो एक बार फिर शिथिल पड़ता हुआ दिख रहा है जब 2025 का अंत हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी एक बार फिर पूरी ताकत के साथ स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, एनडीए बड़ी चुस्ती के साथ, तेजी के साथ अपना एजेंडा इंप्लीमेंट कर रही है। तो ऐसा क्या हुआ इन इलेक्शंस में जिसकी वजह से बीजेपी जीती? प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व स्ट्रांग रहा, बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एक बार फिर स्ट्रांग दिखी और ऑपोजिशन का जो लगातार एक आरोप रहा है, एक चार्ज रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहाँ के, और ये सब कमज़ोर पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगे, एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, उसको लेके कई संदेह खड़े किए गए, चार्जेस लगे। मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और इलेक्शंस पे सवाल खड़े किए विपक्ष ने। लेकिन बीजेपी और एनडीए ने पुरजोर ढंग से जो जीत हासिल की, तो जो विपक्षी खेमा है उसके समर्थक है वो उन आरोपों को सही मानते रहे, उनकी वजह से वो नतीजों को संशय की दृष्टि से देखते रहे। लेकिन जो एनडीए और बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी के साथ जो लोग खड़े हैं देश में, उनको लगा ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तर्ज पे शोरगुल ज़्यादा है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जगरनॉट एक बार फिर प्रबल प्रवाह के साथ आगे बढ़ रहा है, जैसा कि 2014 और 2019 में दिखा था। तो उस तरह से हम देखें तो 2024 का जो इलेक्शन था लोकसभा का, वो एक एबरेशन सा दिख रहा है। वो एक अलग गाथा सुना रहा था, वो कुछ अलग राग बता रहा था। लेकिन उसके बाद स्थिति लगभग वैसी होती जा रही है जैसे उससे पहले थी, लोकसभा इलेक्शन से पहले। इस समय की स्थिति है कि 18 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में एनडीए काबिज है सत्ता में, एक जगह राष्ट्रपति शासन है मणिपुर में। और इन सब की वजह से जो विपक्ष और सत्ता पक्ष है उसके बीच में जो टकराव है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वो भी अपने चरम पे। इससे ज़्यादा एक गतिरोध विपक्ष और सत्ता पक्ष में भारतीय इतिहास में बहुत कम पहले दिखा है, जो अब दिख रहा है। और उसकी वजह प्रमुख ये है कि जो राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं, अमित शाह जिस तरह की राजनीति करते हैं, उसमें कोई मीटिंग ग्राउंड ज़्यादा दिखता नहीं। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट या
दुर्भाग्यपूर्ण डेवलपमेंट है भारतीय राजनीति और भारतीय ये पूरी जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह की दूरी, इस तरह का खिंचाव और इस तरह का तनाव। एनडीए की सरकार अब जो वापस एक मजबूती के साथ काबिज दिख रही है, वो उसी मजबूती के साथ अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा को भी पूरा कर रही है। इस साल कई बिल्स बीजेपी और एनडीए ने पास करवाए संसद में, और उसमें से जो दो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहे वो एक वक्फ अमेंडमेंट बिल था जो साल के बीच में आया था, जिसको ऑपोजिशन ने कहा कि ये तो एंटी मुस्लिम है, लेकिन एनडीए ने और बीजेपी ने कहा कि ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ज़्यादा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए और मुस्लिम महिलाओं का हक सुनिश्चित करने के लिए। उसी तरह साल के आखिर में जो वीबीजी रामजी बिल आया मनरेगा को रिप्लेस करने का, वो भी बहुत विवादास्पद रहा और विपक्ष का आरोप रहा कि ये तो पूरी उसकी एक आत्मा पे प्रहार है मनरेगा की, ये मनरेगा को धीरे धीरे समाप्त करने की एक साजिश है। जबकि सरकार ने कहा कि ये अगेन एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, हम तो 100 से 125 दिन करने जा रहे हैं वर्क डेज को, और उसको ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम होंगे। लेकिन इस पे विपक्ष और जो कई क्रिटिक्स हैं सरकार का, उनका लगातार कहना है कि ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये धीरे धीरे मनरेगा को कमज़ोर करने का एक प्रयास है, और जिस तरह से फाइनेंशियल बर्डन मनरेगा का या इस नई स्कीम का स्टेट्स पे डाला जाएगा, उससे स्टेट्स वो करने से धीरे धीरे हाथ खींचेंगी और धीरे धीरे ये स्कीम का शायद पहले जैसा प्रभाव नहीं दिखेगा और शायद अंततः ये खत्म हो जाएगी। उसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था वो भी अब समाप्त हो गया है। सब कुछ सेंटर डिसाइड करेगा, नोटिफाई करेगा कैसे कब क्या काम होने, ये भी वो डिसाइड करेंगे। 2 महीने का जो एक हार्वेस्टिंग सीजन में अब काम नहीं देने का फैसला लिया गया है, वो भी लेबर फोर्स और श्रमिकों के अगेंस्ट जाएगा, ऐसा विपक्ष का और इस नए बिल के क्रिटिक्स का मानना है। तो अब आज की स्थिति से आगे की संभावनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 2026 में कई बड़े चुनाव होने, जिसमें तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पौंडीचेरी के चुनाव हैं। उससे पहले जनवरी के महीने में ही जो सबसे रिचेस्ट म्यूनिसिपैलिटी है भारत में, मुंबई की, तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होना है, वहाँ पे पहली बार टेस्ट होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कम से कम विपक्ष के लिए कि उनका कुछ अच्छा प्रदर्शन रहे इन आने वाले चुनावों में, क्योंकि अगर यही सिलसिला जारी रहा जो अभी है, तब तो फिर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी का विजय रथ कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा और बीजेपी और एनडीए जिस तरह से चाहें अपना एजेंडा देश में लागू करवाने में अभी जैसे सक्षम दिख रही हैं, वो और मजबूत हो जाएंगे। तो यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अब अपने अगले संवाद में हम भारत की फॉरेन पॉलिसी, आज भारत की दुनिया में क्या स्थिति बन रही है उस पर चर्चा करेंगे और कुछ बात अर्थव्यवस्था की भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें काफ़ी रिलेटेड है। इंडियन इकोनॉमी इज़ कनेक्टेड समहाउ टू व्हाट इज़ हैपनिंग ग्लोबली, और दुनिया में इस समय भारत की क्या स्थिति बन रही है। तो इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।